हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का जीएस मैट्रिक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। हम लोग यहाँ पे एक डेली एडिटोरियल एनालिसिस की एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में आए हुए आर्टिकल की समरी और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ शेयर किया जाएगा। चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपीएससी सीएससी का प्री एग्ज़ाम ले लीजिए या फिर स्टेट पीसीएस के प्री एग्ज़ाम, एडिटोरियल की इंपॉर्टेंस आजकल बहुत ज़्यादा हो गई है। प्री के एग्ज़ाम में तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एडिटोरियल से। और अगर मेंस के लिए आप लोग अगर इस क्लास को देखते हैं तो ये एक वैल्यू एडिशन क्लास होगी, जिसमें आप करंट अपडेट से आपको शेयर किया जाएगा। तो सबसे पहला आर्टिकल लेते हैं। सबसे पहला आर्टिकल जो है वो एक्सप्लेन में आया हुआ है कि हाउ गाज़ा वार डिलेड आईएमईसी इंडिया की कनेक्टिविटी प्लान। आईएमईसी क्या है? कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है। सबसे पहले तो देख लेते हैं कि हमारा जो ट्रेडिशनल रूट है वो क्या है और ये आईएमईसी क्या है। तो ट्रेडिशनल रूट के लिए अगर हम जाते हैं तो इंडिया के यहाँ पे जेएनपीटी जो पोर्ट है वहाँ से होते हुए ये बाल अलमंदाब स्ट्रेट होते हुए स्वेज कैनाल होते हुए मेडिटेरेनियन होते हुए ये यूरोप में ट्रेड होता था। यहाँ स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर को पार करते हुए जो मोरक्को और स्पेन के बीच में है, यहाँ पे लंदन तक जाता था, या फिर अगर आपको ग्रीस इटली तक जाना है तो भी स्वेज कैनाल से होते हुए मेडिटेरेनियन होते हुए ग्रीस और इटली में ये ट्रेड होता था। अब जो ये हमारा आईएमईसी जो है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम जान लेते हैं। सबसे पहला तो ये है कि ये जो शिपिंग टाइम है, जो स्वेज कैनाल वाला जो टाइम है, उससे ये 40% उसको कट करेगा। ठीक, इंडिया यूरोप के ट्रेड के लिए। ठीक है। आईएमईसी कॉरिडोर जो है उसका जो अनाउंस किया गया था वो G20 समिट में किया गया था। G20 की अध्यक्षता भारत ने 2023 में की थी और नई दिल्ली में इसकी समिट हुई थी G20 की, उसी में इसको अनाउंस किया गया था। अच्छा, ये जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये कनेक्टिविटी को तो बढ़ाएगा ही, साथ साथ में इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को भी बढ़ाएगा एशिया, अरेबियन गल्फ और यूरोप में। इसके इस कॉरिडोर के दो पार्ट हैं, एक को वेस्टर्न पार्ट कहा जाता है और एक को ईस्टर्न पार्ट कहा जाता है। ईस्टर्न पार्ट वाला जो एरिया है वो क्या है कि इंडिया के वेस्ट पोर्ट से निकल के यूएई तक। ठीक, और यूएई, सऊदी अरेबिया और जॉर्डन में ये रेलवे रूट के माध्यम से कहाँ तक? इसराइल के हाइफा पोर्ट तक। और उसके बाद हाइफा पोर्ट से आगे मेडिटेरेनियन में ये ग्रीस और इटली का जो भी वहाँ पे यूरोप का वेल एस्टेब्लिश्ड रेलवे नेटवर्क है, उसके थ्रू इसको फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुँचाया जाएगा प्रोडक्ट को। ईस्टर्न पार्ट में इसकी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि ईस्टर्न पार्ट में क्या है, यूएई है, जॉर्डन है, इससे इंडिया के जो रिलेशन है वो काफ़ी अच्छे हैं। जैसे यूएई में आपका देखिए यूपीआई कार्ड हो गया, यूपीआई ट्रांजैक्शन हो गया, रुपए कार्ड है वो एक्सेप्टेड है। मतलब एक अच्छा रिलेशन है इंडिया के साथ में, ईस्टर्न पार्ट वाले जो भी कंट्री है यहाँ पे। लेकिन इसका जो वेस्टर्न पार्ट है, इसराइल और ईरान का जो अभी वार चल रहा है, इसराइल और गाजा का जो वार चल रहा है, उसमें एटलीस्ट लगभग कितने 61,000 लोग गाजा में मारे गए हैं। तो वहाँ पे अशांति बहुत ज़्यादा है, जिससे इस इकोनॉमिक कॉरिडोर जो ये है, इसके वेस्टर्न पार्ट पे खतरा ज़्यादा है, लेकिन ईस्टर्न पार्ट पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये इस पूरे आर्टिकल में यही चीज़ें लिखी गई हैं। अगले आर्टिकल पे जाते हैं कि इन ये एक्सप्लेन सेक्शन का एक और आर्टिकल है जिसको हरीश दामोदरन ने लिखा है। ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल लिखते हैं इकोनॉमिक और इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड। तो आज का जो आर्टिकल है वो है इंडियाज राइजिंग फार्म एक्सपोर्ट्स। अच्छा, इस पूरे आर्टिकल का जो समरी है वो ये है कि इंडिया का जो मर्केंडाइज एक्सपोर्ट है वो कितना है, 437.4 बिलियन डॉलर है। ये 2024-25 का ये डाटा है। और इसमें हम अगर एग्री एक्सपोर्ट की बात करें कि कृषि निर्यात जो है हमारा वो कितना है, तो 2023-24 में ये जो एक्सपोर्ट है वो कितना था, 48.8 बिलियन डॉलर था। और 2024-25 में ये 51.9 बिलियन डॉलर हो गया, यानी इसकी जो ग्रोथ है वो 6.4% है। और जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2025-26 में रहेगा वो 55 बिलियन डॉलर के आसपास रहेगा। 2022-23 में ये एग्री स्पोर्ट्स अपने सबसे पीक पे था, जो 53.2 बिलियन डॉलर था। ये 2023-24 में इसलिए कम हुआ क्योंकि ये उस समय बारिश भी भारत में कम हुई थी और एक ये ड्रॉट ईयर था, यानी इसमें सूखा पड़ा था। इंडिया उसमें क्या किया था, अपने फूड इन्फ्लेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, मतलब भारत में बहुत ज़्यादा फूड इन्फ्लेशन ना हो, तो कुछ चीज़ों पे बैन किया था एक्सपोर्ट पे, कुछ पे रिस्ट्रिक्शन लगाया था, जिसमें गेहूँ हो गया, चावल हो गया, चीनी हो गई और प्याज हो गया। ठीक है। ये जो आने वाला महीना रहेगा, अभी जैसे 1 क्वार्टर बीता है, अप्रैल से लेकर जून तक का,
ठीक है, आगे आने वाले समय में हमारा जो एक्सपोर्ट है वो कम होगा, क्योंकि अभी यूनाइटेड स्टेट ने हमारे ऊपर 50% टैरिफ इम्पोज कर दिया है, जो कि 27 अगस्त 2025 से इस पे इंडियन गुड्स पे ये 50% टैरिफ लागू होगा। अच्छा, ये जो 50% टैरिफ किया है यूएसए ने, इसमें 25% हमारे ऊपर पेनाल्टी लगाई गई है। 25% पेनाल्टी इसलिए लगाई गई है क्योंकि हम आयल का जो इम्पोर्ट कर रहे हैं वो रसिया से कर रहे हैं। ठीक, अगर ये 50% का हमारे ऊपर जो लगाया गया, इसमें सबसे बड़ा नुकसान हमको जो होगा वो मरीन प्रोडक्ट में होगा, क्योंकि मरीन प्रोडक्ट का 35% जो शेयर है वो हम यूएसए को ही एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, कुछ और पॉइंट्स इस आर्टिकल में लिखे हुए हैं कि इंडिया का जो टोटल मर्केंडाइज एक्सपोर्ट है वो हमेशा डेफिसिट में रहता है, क्योंकि हम इंपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा करते हैं, यानी 720 बिलियन डॉलर के आसपास इंपोर्ट करते हैं, जबकि हमारा जो मर्केंडाइज एक्सपोर्ट है वो 470.4 बिलियन डॉलर के ही, तो 282.8 बिलियन डॉलर के हम डेफिसिट में रहते हैं। लेकिन एग्री एक्सपोर्ट में देखा जाए तो हम यहाँ पे 51.9 बिलियन का एक्सपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट हम 38.5 बिलियन का ही करते हैं। तो हमारा एग्री जो करंट अकाउंट है वो हमारा हमेशा सरप्लस में रहता है 13.4 बिलियन डॉलर का। ठीक है, एग्री ट्रेड जो है वो सरप्लस में सबसे ज़्यादा था 2013-14 में, वो सरप्लस था 27.7 बिलियन, लेकिन 2023-24 में आके वो सरप्लस 13.4 बिलियन हो गया है। सरप्लस क्यों घटा है? क्योंकि हमारा इंपोर्ट कवर जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ा है, लेकिन उसके मामले में हमारा एक्सपोर्ट कवर उतना नहीं बढ़ा है, जिससे हमारे सरप्लस में कमी हुई है। जो हम सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं एग्रीकल्चर में, उसकी 2/3 वैल्यू जो है वो सिर्फ वेजिटेबल ऑयल, पल्स और फ्रेश फ्रूट में ही है। पल्स का अगर हम दालों का जो हम आयात करते हैं वो 7.3 मिलियन टन्स में करते हैं, जिसकी अगर डॉलर में वैल्यू देखी जाए तो 5.5 बिलियन डॉलर के आसपास है। ये जो डाटा है 5.5 बिलियन डॉलर का, ये लास्ट फिजिकल ईयर का है, यानी 2024-25 का डाटा है। इस साल क्या है कि पल्स इंपोर्ट हमारा घटेगा, क्योंकि ये अनुमान लगाया गया है कि डोमेस्टिक क्रॉप की जो ईल्ड है इस साल बढ़ेगी, लेकिन फिर भी कुछ इंपोर्ट की चीज़ें हैं, जैसे पाम ऑयल हो गया, सोयाबीन हो गया, सनफ्लावर ऑयल हो गया, इसकी इसके जो हमारा आयात है वो बढ़ेगा। अगला ये जो आर्टिकल है ये द हिंदू के टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट सेक्शन में दिया गया था कि व्हाट इज़ द तेलंगाना कालेश्वरम प्रोजेक्ट। ये जो तेलंगाना का कालेश्वरम प्रोजेक्ट है, इसका पूरा नाम जो है वो है KLIP, कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। ये गोदावरी नदी पे बना प्रोजेक्ट है। आइए जानते हैं कि ये प्रोजेक्ट चर्चा में क्यों है और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये जो प्रोजेक्ट है इसकी जो अपस्ट्रीम है वो प्राणहिता और गोदावरी नदी के संगम पे बनी है, और ये 13 जिलों को और 16 लाख एकड़ के एरिया को कवर करता है। इसी प्रोजेक्ट के अंतर्गत 3 बैराज बनाए गए थे, एक रामदुग्गू, एक मेदीगड्ढा और एक संडीला। संडीला बैराज जो है ये टूट गया है, और इस रामदुग्गू और मेदीगड्ढा बैराज में भी दरारें आई हैं। इस प्रोजेक्ट के लिए इनिशियली जो बजट दिया गया था वो 71,000 करोड़ रुपए का दिया गया था, लेकिन प्रेजेंट में क्या है कि 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा इस प्रोजेक्ट पे खर्चा कर दिया गया है, जिससे ये प्रोजेक्ट चर्चा में है, और बैराज के टूटने की वजह से भी ये चर्चा में है। आइए इससे कुछ और जो ये नदियाँ हैं इसके बारे में भी जान लेते हैं, जिस पे क्वेश्चन आया भी हुआ है। अच्छा, गोदावरी क्या है? दो चीज़ें हैं, एक है दक्षिण गंगा, एक दक्षिण की गंगा। तो गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। ये पीसीएस में क्वेश्चन भी आया हुआ है, यूपी पीसीएस में, कि दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो दक्षिण गंगा गोदावरी को कहा जाता है। ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, और ये ब्रह्मगिरी के पर्वत से निकलती है, जो कि त्र्यंबकेश्वर नासिक जिले में पड़ता है। ब्रह्मगिरी के पर्वत से निकलती है और बे ऑफ बंगाल में ये गिरती है। एक और है कि दक्षिण की गंगा किसको कहा जाता है? तो दक्षिण की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। ये पवित्रता के कारण, जैसे उत्तर भारत में गंगा नदी को पवित्र माना जाता है, उसी तरह दक्षिण में कावेरी नदी को पवित्र माना जाता है, इसीलिए दक्षिण की गंगा कहा जाता है कावेरी नदी को। ठीक है, अगला जो आर्टिकल है वो है कि द ऑब्सेशन विथ हिंदी एंड डाइवर्जन फ्रॉम द नीड ऑफ स्कूल एजुकेशन। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी थी जो 2020 में लागू की गई थी, उसमें 3 लैंग्वेज फार्मूला था।
कि एक तो सबसे पहले एक मदर टंग में प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी, दूसरा इंग्लिश और तीसरा कोई दूसरी भारतीय भाषाएं। तो दो स्टेट को ज़्यादा प्रॉब्लम है, एक है तमिलनाडु, एक है कर्नाटक। ये क्या है कि ये इनका तमिलनाडु का एक 2152 करोड़ का जो भी तमिलनाडु का एजुकेशन फंड था, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाना था, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने रोका। और जो केंद्रीय मंत्री हैं हमारे धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने कहा कि जब तक आप ये थ्री लैंग्वेज फार्मूले को अपने स्टेट में लागू नहीं करेंगे, तब तक ये आपको ये फंड जो है वो रिलीज नहीं किया जाएगा। उसके बाद में तमिलनाडु गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट का मई में एक जजमेंट आया है। मई में जजमेंट ये आया है कि शिक्षा जो है एक समवर्ती सूची का विषय यानी कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है। तो इस पे किसी भी स्टेट को फोर्स नहीं किया जा सकता है थ्री लैंग्वेज फार्मूला को अपनाने के लिए या फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अपनाने के लिए, क्योंकि समवर्ती सूची का विषय है। तो जो राज्य है वो भी उस पर कानून बना सकता है। अच्छा, जो शिक्षा है ये कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं थी। जब संविधान बना तो ये स्टेट लिस्ट का पार्ट थी यानी राज्य सूची का विषय था। लेकिन जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया, उसके द्वारा शिक्षा को जो है वो समवर्ती सूची का विषय बना दिया गया। ठीक, तमिलनाडु क्या है कि टू लैंग्वेज फार्मूले पे वर्क कर रहा है और अपनी एक अलग से स्टेट एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च कर रहा है। उसमें क्या है कि तमिल को कंपलसरी किया गया है क्लास 10th तक, और अक्रॉस ऑल बोर्ड में जो तमिल का बोर्ड है वहाँ पे भी और सीबीएसई बोर्ड में भी हर बोर्ड में तमिल को क्लास 10th तक के लिए कंपलसरी किया गया है। तमिलनाडु जो है उसने जो अपनी स्टेट एजुकेशन पॉलिसी बनाई है उसमें वो प्रमोट कर रहा है क्रिटिकल थिंकिंग को, डिजिटल लिटरेसी को, क्लाइमेट एजुकेशन और सोशल जस्टिस को। जबकि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में लॉन्च की गई थी, इसमें हम स्टेम को ज़्यादा हम वो कर रहे थे। ये क्या है कि एस से है साइंस, टी से है टेक्नोलॉजी, ई से इंजीनियरिंग, ए से आर्ट और एम से मैथमेटिक्स। इसी तरह कर्नाटक भी जो है वो भी दो लैंग्वेज फार्मूले पे ही काम कर रहा है। उसने भी अपने अलग से स्टेट एजुकेशन पॉलिसी के लिए एक स्पेसिफिक करिकुलम बनाया है, जिसमें कन्नड़ और इंग्लिश को उसने प्रियोरिटी दी है। थ्री लैंग्वेज फार्मूले को वो भी नहीं अपनाना चाहता है। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।